हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हमने चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का लगभग 11th क्लास का कर लिया है। छोटा सा टॉपिक, छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बाकी है। और दूसरा हमारा इसके बाद टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की शुरुआत करने से पहले मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 30 तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारे यहां दो आर्टिकल बचता है, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32। 30 हमने कर दिया था। आर्टिकल 31 हमने आज करना है, आर्टिकल 31 और 32। बट बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है मेरे बच्चों कि आर्टिकल 31 को गवर्नमेंट ने क्या करा, स्क्रैप कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट था, जिसको गवर्नमेंट ने फाइनली क्या किया, कैंसिल कर दिया। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ वी हैव टू लर्न आर्टिकल 32 एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर once said in Constituent Assembly, Article 32, right to constitutional remedies is the heart and soul of Indian Constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। तो ऐसा क्यों है कि आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है? क्योंकि मेरे बच्चों अभी तक जो आर्टिकल्स आपने पढ़े, जो फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े आर्टिकल 14 से लेके 31 तक या 30 तक, उन सारे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, उस राइट को पाने के लिए भी आपके पास एक फंडामेंटल राइट है। वही राइट है आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी राइट नहीं मिल रहा है तो उस राइट को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो? तो इसीलिए इस राइट को बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है मेरे बच्चों। सो द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बोला है आमचे बी.आर. अंबेडकर साहब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसमें है क्या? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इज अ मीनिंगलेस विदाउट अ मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट। मैंने आपको राइट्स दे दिए, बेटा आपके पास ये राइट है, आपके पास वो राइट है, लेकिन अगर आपका राइट इन्फोर्स नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी तो कोई रूल्स होना चाहिए ना। तो ये जो आर्टिकल 32 है, वो अगर आपको राइट्स नहीं मिलेगा तो उसको इन्फोर्स करवाने का भी राइट आपको देता है। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कंसीडर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। इट एम्पावर एनी सिटीजन टू अप्रोच हाई कोर्ट, Supreme Court to have their fundamental right restored it violated अगर the court can issue special directives orders to the government। अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन होगा मेरे बच्चों तो कोर्ट क्या करेगी? इशू करेगी, रिट्स इशू करेगी। रिट्स क्या होता है? अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू कंसर्न अथॉरिटी, जिसने भी क्या किया है, आपके राइट को वायलेट किया है। अब ये रिट्स क्या होती है इसको डिटेल में आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 32 में बस इतना याद रखना है, आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर once said this is heart and soul of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर आपके राइट का वायलेशन होगा तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके उस राइट को इन्फोर्स करवाएगी और रिट इशू करेगी, रिट्स इशू करेगी। किसको इशू करेगी? रिट्स इशू करेगी जो कंसर्न अथॉरिटी रहेगा, जिसने आपके राइट को वायलेट किया हुआ है। अब ये रिट्स क्या क्या होती है बेटा? हमारे यहां पे देखो बहुत सारे रिट्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो रिट्स एक तरीके से जब आपकी राइट का वायलेशन हुआ
आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा ना, जो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्टिव होगा कंसर्न अथॉरिटी को, वो रिट्स होता है। ठीक है, अब इसमें पहला हमारा रिट्स है हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस में जो कोर्ट है वो बोलता है प्रोड्यूस द बॉडी, बुला के लाओ किसने वायलेट किया है फंडामेंटल राइट को। आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करेगा उसको जिसने आपके राइट को वायलेट किया है और बोलेगा प्रोड्यूस द बॉडी, मेरे सामने लेकर आओ। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अरेस्टेड पर्सन टू बी फ्री, ठीक है, बी प्रेजेंटेड, सेट देम फ्री इफ दे आर अरेस्टेड अनलॉफुल। पहले तो बोलेगा कि जिसको भी आपने अरेस्ट किया है उसको मेरे सामने लाओ, अगर अनलॉफुल तरीके से आपने अरेस्ट करके रखा है तो बोलेगा उसको छोड़ो, जल्दी जल्दी छोड़ो इसको, ऐसा बोलेगी। ठीक है, सेकंड मैंडेमस। अब इसमें क्या होगा, वी कमांड, इसमें सिर्फ चुपचाप हमारी जुडिशरी बोलती है कि इशूड व्हेन ऑफिशियल ऑफिस होल्डर इज फेलिंग देयर लीगल ड्यूटी एंड इन्फ्रिंजिंग द सिटीजंस राइट। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी को भूल चुका है, वो अपनी ड्यूटी को फेल कर रहा है। एक पुलिस वाले का काम है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी करना सिटीजन का, एक टीचर का काम है पढ़ाने का, एक डॉक्टर का काम है कि अपने ट्रीटमेंट करे अपने पेशेंट का। अगर कोई भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उसको डायरेक्टिव्स देगा। कौन देगा उसको डायरेक्टिव्स देगा, हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। एक इशू करता ऑर्डर, जो भी ऑफिस होल्डर है जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, जो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा, जो सिटीजन के राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अब उसके बाद बेटा थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन। ठीक है, अब थर्ड देखो, अब प्रोहिबिशन में क्या बोलेगा, इसमें जुडिशियल बोलेगी स्टॉप issued by higher court to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction। इसमें चुपचाप, अगर हाई कोर्ट है तो लोअर कोर्ट को बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को बोलेगा रुक जाओ, ये आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये आपका दायरा नहीं है, ये आपका काम नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलेगा हायर अथॉरिटी। जो लोअर कोर्ट को बोलेगी स्टॉप, दिस इज नॉट योर ज्यूरिसडिक्शन। ये सर ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है बेटा, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है दायरा, एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हर एरिया की पुलिस स्टेशन होती है, उसके अंदर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो वहां की पुलिस देखती है। अब हरियाणा के पुलिस, बिहार में उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बिहार में क्या हो रहा है वहां पे वो कोई काम नहीं करेगी, तो हरियाणा पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन हरियाणा के अंदर है। उसी तरीके से लोअर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अपने जो भी डोमेन के अंदर है, लेकिन वो मान लो किसी को फांसी की सजा सुना रहे हैं, कुछ मनमानी कर रहे हैं, तो वहां पर जो हाई कोर्ट है या जो हमारी सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोलेगी स्टॉप, दिस इज नॉट योर डोमेन, दिस इज नॉट योर ज्यूरिसडिक्शन एंड यू आर एक्सीडिंग योर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब हमारा बेटा सेकेंड लास्ट है वो है क्वा वारंटो। अब इसमें क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी किस हक से तुमने काम किया। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन हु इज illegally holding a public office from acting their capacity। इसमें बोलेगा तुमको इस ऑफिस में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किस अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है। मान लो ममता दीदी बोलती मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, कोई बोल रहा है भैया कोई इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे आप वायलेट कर रहे हो, restrict a person who is illegally holding a public office from acting in that capacity। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कोई भी ऐसी ऑफिस है जिसको आप मनमानी तरीके से होल्ड कर रहे हो, वहां पर बोलेगी जुडिशरी चुपचाप इस अथॉरिटी को छोड़ दो। बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने कैसे किया। तो देख लो सारे रिट्स को कौन इशू कर रहा है, जुडिशरी इशू कर रही है उसको, जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। आगे देखो लास्ट, अब देखो सरसरी क्या है, सर्टेनरी बोलो या सरसरी बोलो, जो भी बोलो, टू बी सर्टिफाइड। कोर्ट ऑर्डर करती है अ लोअर अथॉरिटी टू ट्रांसफर पेंडिंग मैटर टू द हायर कोर्ट। यहां पर बेटा सर्टेनरी में क्या हो रहा है,
कोर्ट ऑर्डर कर रही है लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर द पेंडिंग मैटर टू द हायर कोर्ट। यहां पे बोल रही है बेटा तुमसे नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल रही है, झज्जर कोर्ट को बोल रही है, रोहतक कोर्ट को बोल रही है, छपरा कोर्ट को बोल रही है कि तुमसे ना हो पाई, इस कोर्ट को मेरे पास ट्रांसफर करो, इस केस का फैसला मैं करूंगा। कौन बोल रहा है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोल रही है लोअर कोर्ट को। तो ये जो रिट्स है ना बेटा, ये रिट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आईएएस का एग्जाम दो, सिविल सर्विस यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम दो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, चाहे आप जो है सीयूटी का एग्जाम दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिट्स आपसे पूछेगा और अगर अच्छे से आप उसको पढ़ लोगे तो आपका आराम से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं तुम्हारा देता हूं। चलो आप आगे देखो। बियॉन्ड द कोर्ट्स वॉचडॉग लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC established 1993 and independently investigate violation and visit jail to protect the deprived। इसके अलावा अगर किसी के राइट का वायलेशन हो रहा है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और जो अलग अलग इंडिपेंडेंट जो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी हुई हैं वो जाती है जेल के अंदर, देखती हैं कि कैदी के राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। वहां पर अगर वायलेशन हो रहा है तो वो इश्यूज करती हैं, ऑर्डर इश्यूज करती हैं कि भैया इनके राइट का वायलेशन हो रहा है, आप इसको देखो, इनके राइट का वायलेशन हो रहा है। अब हमारा छोटा सा एकदम नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसके बाद हमारे चैप्टर 2 की सेवा समाप्त होगी, वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, ये है फंडामेंटल राइट का सौतेला भाई। क्या है? फंडामेंटल राइट का सौतेला भाई। कैसे? अभी बताता हूं, ध्यान से देखो। होता क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में तो डिफरेंस क्या होता है? फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल इन नेचर, इट मींस nobody can violate your fundamental right। if anybody will violate your fundamental right, you have a right to go in higher court, supreme court, कहीं भी जा सकते हो। but on the other hand जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए सिंपल सी गाइडलाइंस है कि सरकार जब भी पॉलिसी बनाएगी इन गाइडलाइंस के हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। अगर सरकार इस गाइडलाइंस के हिसाब से पॉलिसी नहीं भी बनाती है तो इसके लिए कोर्ट हम नहीं जा सकते हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में जाके, लेकिन फंडामेंटल राइट मजाल है कोई करके दिखाए वायलेट, समझ रहे हो ना? अभी ध्यान से देखो, अब देखो, the constitutions maker new independent India faced massive challenge, poverty, inequality, but didn't want to bind future government with legally enforceable economic rights। सरकार को पता था भैया हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम हर समस्या का समाधान हमें करने की जरूरत है। सरकार को पता था हमारे यहाँ में गरीबी है, अनइक्वालिटी है, असमानता है, लेकिन हम इतने सारे लॉ बना के ना सरकार के हाथ पैर बांधना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए हमने बोल दिया कि भाई देखो हर चीज का अगर हम रूल बना देंगे ना सरकार परेशान हो जाएगी, इसीलिए कुछ हम पॉलिसीज बनाते हैं जो आने वाली फ्यूचर सरकार ध्यान रख के आगे कोई भी लॉ बनाएगी। ठीक है ना? इसके लिए हमने डीपीएसपी बना दिया। व्हाट डू दे से? गोल्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्होंने बोला भाई जब भी लॉ बनाओगे याद रखना लोगों का वेलफेयर भला होना चाहिए, सोशल भलाई होनी चाहिए, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल उनको जस्टिस मिलना चाहिए और उनके स्टैंडर्ड को रेस करना है। आज अगर वो रोटी खा रहे हैं तो कल पालक पनीर की सब्जी भी खाएं और परसों पनीर दो प्याजा भी खाएं। उनके पास उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है। ठीक है? दूसरा पॉलिसीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल लिकर्स। इसमें से कुछ चीजें बता दिया, देखो इन चीजों को लेकर लॉ बना सकते हो फ्यूचर में। उसमें से बोल दिया भाई पहले तो आप कॉटेज जो छोटे हमारे यहाँ पे कुटीर उद्योग हैं उनको प्रमोट करोगे और प्रोहिबिट करोगे कंजम्पशन, कोई दारू वारू नहीं पिए। बिहार सरकार ने देखो दारू बंद करके रखा हुआ है, गुजरात ने भी करके रखा हुआ है। ठीक है? नॉन जस्टिफिएबल, इसके अलावा अगर जो भी हमारे यहाँ दूध देने वाले पशु जानवर है उनको भी नहीं काट सकते हो, ये भी लिखा था। पूरे देश में हमारे यहाँ यूसीसी आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात किया था। सामान्य नागरिक संहिता,
और थर्ड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि नॉन जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट की तरह जो हमारा डीपीएसपी है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। सो एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, अर्ली एजुकेशन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स इन द कोर्ट। ये सारे सरकार से उम्मीद की गई है कि इनको लगाए, लेकिन एक कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है। इनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरे राइट का वायलेशन हो गया, हाय तौबा नहीं बता सकते हो, ठीक है बेटा। सो नेचर फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन है, दे प्रिवेंट द गवर्नमेंट फॉर डूइंग एनीथिंग, गलत नहीं कर सकती है। इन्फोर्सिएबल, जस्टिसिएबल है, को अगर सिटीजन का राइट का वायलेशन हुआ तो कोर्ट जा सकता है। प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी को, राइट्स को और आपके इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नेचर क्या है? ये बेटा जो है इंस्ट्रक्शन है कि आपके गोल्स है कि सरकार इनको आगे फ्यूचर में इन गोल को पूरा करेगा। इनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट में आप नहीं आ सकते हो, इसको फोर्स नहीं करवा सकते हैं। प्रमोट करता है ओवरऑल इक्वालिटी की कोशिश करता है कि सरकार करे। देखो हमारे यहाँ पर 14 साल तक के बच्चों के लिए हमने फ्री एजुकेशन की जो शुरुआत किया वो इसी में था। So the transition in practice the fate of the right to property। अब ये देखो हमारे दिक्कत क्या होगी, इसके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी को सरकार ने क्या किया। सबसे पहले तो बता दिया फंडामेंटल राइट है। फिर जितने जमींदार थे, अमीर लोग थे, शाणे लोग थे, उन्होंने बोला कि ठीक है सारा किला हमारा, सारा घर हमारा। The Constitution originally included the right to acquire, possess, maintain property. However, is the clashes with the DPSPs goes with the government try to abolish the जमींदारी system and redistribute the land from social welfare। मतलब इसमें यही है मेरे बच्चों, जिस सरकार ने एक तरफ तो बोल दिया फंडामेंटल राइट आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, फिर सरकार ने बोला जमींदारी खत्म करेंगे, लोगों से जो जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को देंगे। उन्होंने बोला कि कैसे लोगे मेरे से, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में वायलेशन होने लगा, क्लैश होने लगा। तो फाइनली सरकार ने बोला हटाओ इसको। फिर सरकार ने क्या किया? The turning point, the Keshwanand Bharati case, Supreme Court ruled that the right to property was not part of basic structure. The Constitution allow Parliament to restrict। ठीक है, उन्होंने बोलते भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं बताऊंगा वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोर्ट ने चुपचाप बोल दिया केशवानंद भारती केस में कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगर सरकार को लगता है इसको कट करना है तो कट कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छूओगे फिर हम तलवार लेके पहुंच जाएंगे। So 44th amendment हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफिशियली रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, रिड्यूसिंग इट अ सिंपल राइट, ऑर्डिनरी राइट है, इसको 300A में डाल दिया गया। अब आपके पास जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपके लिए लीगल राइट है, ऑर्डिनरी राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। सड़क के घर आए सरकार उड़ा देगी तुमको, बोलेगी पैसे लो साइड हो जाओ, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे नहीं बस मेरा खेत है मैं रोड नहीं बनने दूंगा, मेरा घर है, आपको हटना पड़ेगा, सरकार आपको कंपनसेट करेगी, वो अलग बात, ठीक है मेरे बच्चों। सो फाइनली फ्रेमवर्क फॉर जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बस एक ही मकसद था कि एक जस्ट न्यायपूर्ण सोसाइटी बनाए जहां पर हर किसी का भला हो। वो एक है ना जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, मुझे तो आता नहीं बट ऐसा कोई श्लोक है, उसको पढ़ लेना। राइट आर नॉट मेरली हिस्टोरिकल आइडियल्स, दे आर एक्टिव लिमिटेशन इन्फोर्स ऑन द गवर्नमेंट टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। राइट भैया बहुत जरूरी है, इंसान नहीं तो अगर आपके पास राइट नहीं रहेगा सरकार मनमानी करेगी, इसीलिए राइट बहुत जरूरी है और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से था। तो फाइनली बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जरूरी है, सरकार के लिए विजन है और उसी के साथ में हमारे पास फंडामेंटल भी राइट होना चाहिए। फाइनली हमारा चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का धुआंधार तरीके से कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ, तब तक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।